चैप्टर 1301 स्नो मैस्टिफ। लुओसांग का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। वो जमीन पर गिर गया और दयनीय रूप से चिल्लाया। बेहेडिंग, इस तरह की मृत्यु बहुत क्रूर है। चारों ओर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे और भयभीत महसूस कर रहे थे। कोलिशन के लोग, जिनमें पज परिवार भी शामिल था, लाइंग युए को देखकर अपनी सांस नहीं रोक पाए। ऐसा इसलिए नहीं था कि लाइंग युए जीत गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइंग युए ने बहुत आसानी से जीत हासिल की और उसकी फाइटिंग स्टाइल स्नोई रीजन में एलियंस के लिए एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अटैक थी। लाइंग युए की जीत पूरी तरह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण नहीं थी। मुख्य बात यह है कि उसने अपने अपोनेंट की कमजोरियों को देखा, फिर विभिन्न साधनों को मिलाकर उन्हें सीमित किया और अंत में उन्हें एक फैटल ब्लो से मार डाला। आज तक स्नोई रीजन में स्ट्रेंज मैन के बीच लड़ाई अभी भी लाइफ एंड डेथ कॉम्बैट के एंशिएंट तरीके से लड़ी जाती है। किंग डायनेस्टी के अंत के 2.5 साल बीत चुके हैं और 4 प्रमुख चीफ्टन परिवार अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। इससे उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रुक गई है या यहां तक कि पीछे भी चली गई है। लाइंग युए की फाइटिंग स्टाइल ने उन्हें एक सबक सिखाया। आओ और लड़ो, तुम ऐसा कर सकते हो। यशलंगताई डेजी, लामिन ओझू और शाजा जियाकुओं के चेहरे कुछ उग्र थे। उन्होंने सोचा था कि लुओसांग और लाइंग युए के बीच लड़ाई एक फियर्स लड़ाई होगी। भले ही वो जीत न सके, लेकिन वो कम से कम अपने अपोनेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत खर्च कर देगा और अधिक से अधिक उसे गंभीर चोटें पहुंचाएगा ताकि अगले बैटल में जीत के लिए रास्ता तैयार हो सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाइंग युए ने लुओसांग को लगभग बिना किसी प्रयास के मार डाला। ये उनकी अपेक्षाओं से बहुत आगे था। लामिन ओझू और शाजा जियाको ने डेजी को कुछ चिंता के साथ देखा। चिबा, अगला व्यक्ति जो दिखाई देगा वो आपके यशेलंगताई परिवार पर निर्भर करेगा। हालांकि दोनों ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में व्यक्त अर्थ बहुत स्पष्ट था। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब दूसरी तरफ केवल एक व्यक्ति बचा है। यदि यशलंगताई परिवार द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि हार जाता है तो उनके परिवार को इस मिशन की विफलता की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। डेजी ने दूर देखा। वो पाजिकसांग की तेज नजर को महसूस कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, चिंता न करें, हम हार नहीं सकते, क्योंकि आखिरी व्यक्ति जो दिखाई देगा वो संगची मंदिर का वॉन्डरिंग मंक होगा, जो विशेष रूप से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। तांत्रिक भिक्षुओं में ऐसे प्राणी होते हैं। वे मंदिरों में प्रवेश करते हैं, लेकिन बहुत अधिक बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं करते हैं और अक्सर नियमों को तोड़ते हैं और लड़ने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे लोगों को वॉन्डरिंग मंक्स कहा जाता है। झोंकिया मंदिरों में वॉरियर मंक्स की तरह वे विशेष रूप से मंदिरों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अब जबकि दुनिया के अंत का समय आ गया है, वॉन्डरिंग मंक की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई है। डेजी ने विशेष रूप से एक समूह को प्रशिक्षित किया था। लुओ लुन जैसे लोग वॉन्डरिंग मंक्स के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें डेडुओ भी कहा जाता है। मुचुआन, आशिना और जांगबू सभी कुख्यात वॉन्डरिंग मंक्स थे। शाजा जियाकुओ और लामिन ओझू की आंखें सावधानी से भर गई। मुचुआन और अन्य की मृत्यु के बाद लगभग सभी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित वॉन्डरिंग मंक सेक्ट के सदस्य चले गए, लेकिन डेजी इतना आश्वस्त था। ऐसा लगता था कि उसके पास एक अज्ञातकार था। डेजी ने बस अपना सिर घुमाया और पीछे खड़े भिक्षु से कहा, ये ना ताई को बुलाओ। भिक्षुओं ने अपना सिर झुकाया और फिर मुड़कर चले गए। कुछ ही देर बाद एक लामा पतले शरीर, उलझे हुए बाल और एक टेढ़ी भिक्षु की टोपी के साथ युद्ध के मैदान में आया। एक हाथ में उसने हीरे की छड़ी पकड़ी थी और दूसरे हाथ में उसने 3 काले खतरनाक कुत्ते पकड़े हुए थे। स्नो मैस्टिफ बर्फीले पठार की एक विशेष नस्ल की डॉग स्पीशीज है। हर एक लगभग 1 मीटर ऊंचा और 3-4 मीटर लंबा होता है। उसके गहरे काले बाल उसके चेहरे को ढकते थे और स्किनी मंक के हाथों में वो एक भेड़ की तरह शांत था। इस व्यक्ति को देखकर
यहां तक कि देजी की भी भौहें सिकुड़ गई। संगजिया मोनेस्ट्री में सबसे ज्यादा उद्दंड मंक है यमंत का येंताई। ये एक अजीब स्वभाव वाला मंक था जिसे शराब पीना और लड़ाई करना पसंद था। कई बार वो देजी के आदेश नहीं मानता था, लेकिन वही इप्सिलोन के सबसे करीबी लोगों में से एक था और उसकी मिलिट्री पावर अंडरटेकर लॉर्ड के बाद दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा उसने 3 अत्यंत शक्तिशाली स्नो मैस्टिफ्स को भी वश में कर लिया था। स्नो रीजन में मैस्टिफ को एक पवित्र स्पिरिट माना जाता है। किंवदंती है कि असली मैस्टिफ बाघों और तेंदुओं से लड़ सकता है। सेंचुरी के अंत के बाद सर्वाइवल के लिए इन डॉग ब्रीड्स ने म्यूटेशन कर लिया। पहले से ही कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए अनुकूलित, उन्हें नेचर का आशीर्वाद मिला और वे स्नो कवर्ड एल्व्स में श्रेष्ठ बन गए। ये तीनों स्नो मैस्टिफ्स कभी अपने अपने क्षेत्रों के राजा थे और इन्होंने अनगिनत स्पिरिट्स का शिकार किया था, लेकिन बाद में येंताई ने इन्हें जीत लिया और ये उसके वोर बीस्ट्स बन गए। तीनों मैस्टिफ्स को देखकर लैमिन ओजू का चेहरा अचानक बदल गया। वो मैस्टिफ, क्या ये वही डीमन ड्रैगन डॉग है जिसने नॉर्थ वेस्ट की स्नोई माउंटेन्स में तबाही मचाई थी? उसने उनमें से एक की ओर इशारा करके कहा। देजी ने धीरे से सिर हिलाया। हां, वही है। ये कहते हुए उसने हाथ उठाकर तीनों काले मैस्टिफ्स की ओर इशारा किया। ये सबसे ताकतवर नहीं है, इसके दोनों साइड वाले और भी भयानक है। जो सबसे बाएं है वो डॉग डीमन है जिसने कई म्यूटेंट मॉन्स्टर्स को साथ लेकर एक पूरे शहर का नरसंहार कर डाला था। दूसरा, व्हाइट ब्रोड बीस्ट, संगजिया मोनेस्ट्री में पला बढ़ा और बचपन से ही मंक्स के सामने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स सुने हैं। ये एकमात्र सेक्रेड बीस्ट है जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म की पावर का आशीर्वाद मिला है। इन तीनों मैस्टिफ्स का एबिलिटी इंडेक्स 9000 पॉइंट से ऊपर है। इन तीनों के साथ और येंताई जिसका एबिलिटी इंडेक्स है 9800 पॉइंट्स, इस बैटल में हमारी हार संभव नहीं। देजी ने ये ऐसे कहा जैसे जीत पहले से तय हो। लैमिन ओझू और एक्सायाजडा ग्यात्सो ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन साथ ही उन्हें तसल्ली भी हुई। लगता है इस लड़ाई के नतीजे में ज्यादा सस्पेंस नहीं रहेगा। वही पज फैमिली की तरफ प्राइवेट सोल्जर्स आपस में फुसफुसा रहे थे। डॉग को क्यों लाए हो? ये तो चीटिंग है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वोर बीस्ट्स भी एक की स्ट्रेंथ का हिस्सा होते हैं। कुछ एलियंस तो बीस्ट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन ये तीनों मैस्टिफ्स तो खतरनाक लग रहे हैं। कहीं हम हार न जाए। पीछे खड़े लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन पजिगेसंग ने बस झंग की ओर देखा। झंग को देखकर जो शांत था वो थोड़ा आश्वस्त हुआ। एक व्यक्ति तीनों मैस्टिफ्स को लेकर स्नोई प्लेन पर आया। उसने दूर खड़ी लाइन युए की ओर देखा, पहले नागसोंग की, फिर अपने गंदे मंक रोब से हाथ पोंछे, फिर एक बेढंगा सा स्माइल चेहरे पर लाकर उसने लाइन युए को झुककर प्रणाम किया। लाइन युए ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर येंताई आगे बढ़ा और तीनों मैस्टिफ्स की कॉलर्स खोल दी। जैसे ही कॉलर्स खुले, एक भयानक और खूनी इंटेंट उनके प्यूपिल से फूट पड़ा। उनके शरीर से निकली ऑरा ने बैटलफील्ड को हिला दिया। चारों तरफ कुत्तों की धीमी गुर्राहट गूंजने लगी और वे लाइन युए को इस तरह घूरने लगे मानो उसे अभी फाड़ खाएंगे। इसी समय लाइन युए की कॉलर से हुआ का गोलमटोल सिर बाहर निकला। तीनों डरावने मैस्टिफ्स को देखकर उसने बस अपना मुंह खोला और धीरे से जम्हाई ली। चैप्टर 1302 बूदास लाइट शाइन्स एवरीवेयर। ये नटाई ने मैस्टिफ की गर्दन से कॉलर खोला और स्नो रीजन की लोकल भाषा में बोला, गो, रो। तीनों विशाल स्नो मैस्टिफ्स उत्साह में दहाड़े। उन्हें उस मशीन से बहुत समय तक बांधा गया था, लेकिन आज वे अपनी असली नेचर के अनुसार दौड़ सकते थे। तीनों मैस्टिफ्स बर्फ पर ड्रैगन जैसे तेजी से दौड़ते हुए दुश्मन को चीरने के लिए दौड़े। और ये नटाई भी आइडल नहीं रहा। उसने अपने बाएं हाथ में वज्रा स्टिक पकड़ी और छाती के सामने हाथ जोड़कर बुद्धा का नाम जपने लगा। अचानक उसके शरीर से एक डिवाइन गोल्डन लाइट फूट पड़ी। उसकी रोब फटी और गंदी थी,
लेकिन बुद्धा की रोशनी की पृष्ठभूमि में वो एक डिवाइन मंक जैसा लग रहा था। उसके पीछे बुद्धा की एक विशाल शैडो धीरे धीरे उभर आई। उसने हाथ में फूल पकड़ा था और दयालु मुस्कान के साथ लाइंग युए और पूरे पज फैमिली की आर्मी को ऊपर से देख रहा था। वो गोल्डन बुद्धा लाइट तीनों स्नो मैस्टिफ्स पर भी उतरी और उनकी फर एक डिवाइन सोने की आभा में चमकने लगी। अब वे टाइगर जैसे दौड़ते हुए एक डिवाइन बीस्ट की तरह डीमंस को मारने निकले और जोरदार रोर के साथ लाइंग युए की ओर झपट पड़े। हुआ ने उनकी मर्डरस इंटेंट को तुरंत महसूस किया और उसकी आधी सोई आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वो लाइंग युए के कपड़ों से कूदकर बाहर आई। एक शैडो हवा में सच स्पीड से गुजरी कि नेकेड आय उसे पकड़ ही नहीं सकती थी। जो 3 मैस्टिफ्स अभी तक रेज में दौड़ रहे थे, वे अचानक मर्मांतक चीख मारने लगे। बस चूइंग की आवाज सुनाई दी और जो मैस्टिफ्स पहले दुश्मनों को चीरने जा रहे थे, अब खुद दर्द में तड़प रहे थे। किसी ने नहीं देखा कि एक्चुअल हुआ क्या था, लेकिन अगले ही पल तीनों मैस्टिफ्स को किसी अदृश्य चीज ने इतनी जोर से मारा कि वे जमीन पर गिर पड़े। जो आदमी बुद्धा स्लाइड में लिपटा हुआ था, वो भी कुछ सेकंड के लिए स्टन रह गया। फिर उसके चेहरे की मांसपेशियां तेजी से फड़कने लगी, क्योंकि उसने देखा उसकी जान से प्यारी तीनों मैस्टिफ्स को एक ऑरेंजुलो सिवेट कैट ने जमीन पर गिराया है और वो उनके दिमाग को चाव से खा रही है। तीनों मैस्टिफ्स को हुआ ने एक पल में मार गिराया। वो उनके विशाल सिरों पर आराम से खड़ी थी और उनकी ब्रेन को चुन चुन कर खा रही थी, जैसे कोई स्नैक्स हो। पूरे बैटलफील्ड पर एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ क्रंच क्रंच खाने की आवाज आ रही थी और सबकी सोचने की क्षमता जैसे रुक सी गई थी। स्नोई प्लेटों पर जो 3 मैस्टिफ्स कभी इंसानों के लिए टेरर बन गए थे, वे इतनी आसानी से खत्म हो गए। सिर्फ कुछ ही लोग जो झंग यी के करीब थे, वो जानते थे। हुआ ही है झंग यी की टीम का रील नंबर 2 फाइटर। बाहर से लड़ाई में लाइंग युए हिस्सा ले रहा था, लेकिन असली बैकअप पावर हुआ था। झंग यी ने जानबूझकर उसे ऑर्डर दिया था कि अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील न करे। फिर भी इस करंट फॉर्म में भी हुआ ने तीनों मैस्टिफ्स को ऐसे मार गिराया जैसे कोई मूंगफली चबाकर खा रहा हो। देजी का चेहरा अचानक डर और सदमे से भर गया। ये सब इतना सडन हुआ कि उसके हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। उसे लगा था कि ये फाइट हम जीतेंगे, लेकिन अब तो हम मजाक बन गए। ये नटाई की तीनों मैस्टिफ्स लड़ाई में मर चुकी थी और अब उसे एक साथ लाइंग युए और उस इमेंसली पावरफुल सिवेट कैट का सामना करना था। सिर्फ इस बात से कि हुआ ने तीनों मैस्टिफ्स को एक सेकंड में मार गिराया, उसका एबिलिटी इंडेक्स 9800 पॉइंट से कम नहीं हो सकता, बल्कि वो अकेले उस मशीन के बराबर लड़ सकता है। कोलिशन कैंप की तरफ हर एक इंसान का चेहरा उदासी और डर से भर गया था। युद्ध की स्थिति में आया अचानक मोड़ सबको चौंका गया। यहां तक कि जो मंत्र पढ़ रहा था, वो भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। लाइंग युए ने अभी तलवार भी नहीं निकाली थी कि उसने हुआ से कहा, हुआ बस रेड में मेरी मदद करना। उसने ये बात जोर से कही ताकि सामने वाले चैनल में भी सुनी जा सके। यानी अब वो खुलकर ये नटाई को चेतावनी दे रही थी, अगर मैं नहीं निपट सकी तो मेरी वोर बीस्ट मैदान संभालेगी। ये नटाई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी वज्रा स्टिक और कस गई। इस बार उसके दिल में हल्का नहीं, भारी दबाव था। अब उसे न सिर्फ लाइंग युए से लड़ना था, बल्कि हर पल उस म्यूटेटेड बिल्ली डीमन से भी सतर्क रहना था, जो किसी भी वक्त छलांग लगाकर उसे चीर सकती थी। लेकिन कोलिशन फोर्सेस अब मुश्किल में थी। हालांकि सब जानते थे कि स्थिति अनुकूल नहीं है, पर हार किसी को मंजूर नहीं थी। अब या तो सब कुछ जीत लो या सब कुछ हारो। लाइंग युए ने अपनी लंबी तलवार उठाई और एक चमक के साथ वो ये नटाई की ओर बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी। उसकी स्पीड सोलिंग देजी से भी तेज थी, बिल्कुल एक तूफान की तरह।
ये नटाई बुद्ध मंत्रों का जाप कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब क्रोध की लहर थी। अगर मैं पीछे हटा तो देजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मरने से बेहतर है यहां लड़े और कुछ बदलने की कोशिश की जाए। अमितवा, उसने जोर से बुद्ध का नाम लिया और अचानक उसके चारों ओर की डिवाइन लाइट और तीव्र हो गई। पीछे खड़े विशाल बुद्ध की छाया और ठोस हो गई, और एक पवित्र प्रकाश उस प्रतिमा से निकलकर आकाश में फैलने लगा। कुछ ही पलों में बुद्ध का प्रकाश बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरा। गहरे बादलों से डिवाइन लाइट की किरणें जमीन पर गिरने लगी। लाए युए अब मंच से 200 मीटर दूर थी। बर्फीले मैदान में वह चीते जैसी गति से भाग रही थी, लेकिन तभी उसने महसूस किया, बुद्ध का प्रकाश अब पूरे आकाश पर छा गया है। श श धातु पर किसी चाकू के कटने जैसी आवाज कानों में गूंजी। आर्मोर की इंटेलिजेंस सिस्टम ने तुरंत अलर्ट दिया। दी आर्मोर इज बीइंग अटैक्ड। डैमेज लेवल 0.01, 0.02, 0.03। लाइन युए ने जल्दी से देखा। आर्मोर का रंग हल्का हो रहा था, जैसे कोई उसे रगड़ रहा हो, धीरे धीरे उसे छील रहा हो। उसने तुरंत ऊपर आसमान की ओर देखा और तभी समझ आया, ये नटाई का बुद्धा लाइट अटैक एक वाइड एरिया इफेक्ट है और मेरा आर्मोर फ्लैमेबल मटेरियल से बना है। उसने मन में सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने शरीर से ये हमले झेलती तो शायद जा नहीं जाती, पर मेरी गति और मूवमेंट जरूर धीमी हो जाती। अब वो और तेज दौड़ी। मंच से दूरी बस कुछ कदमों की रह गई थी। जब दुश्मन लॉन्ग रेंज अटैक में माहिर हो तो उसे करीब से मारो। ये नटाई को ये देखकर हैरानी हुई। उसका अटैक लाइन युए पर असर नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर गई। लाइन युए का आर्मोर उसकी डिवाइन लाइट को रोक रहा था। ये नटाई अब हैरान था। साउथ वेस्ट प्लेटो पर भी पावरफुल एलियंस कॉम्बैट सूट्स पहनते हैं, लेकिन उन पर मेरा अटैक काम करता है। ये कौन सा आर्मोर है जो इसे रोक रहा है? और उसका ये सरप्राइज जायज था, क्योंकि ये पहली बार था जब लू केरन की बनाई हुई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड में उतरी थी। इसका डिफेंस लेवल और कॉम्बैटेबिलिटी पूरी दुनिया में टॉप क्लास मानी जाती है। साउथ वेस्ट जैसे पिछड़े टेक रीजन में लू केरन की एक्सोस्केलेटन आर्मोर एक असली गेम चेंजर है। चैप्टर 1303 थाउजेंड हैंडेड तथागत। लाइन युए ने तय को कोई सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो बिजली की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड से ठंडी नीली रोशनी चमकी और ब्लू एनर्जी करंट्स उसके शरीर से निकलकर पूरे आर्मोर को लपेटने लगे। ये था उसका क्यूआई एंटैंगलमेंट, जो उसकी ताकत को बढ़ा देता है और शॉर्ट रेंज क्यूआई हमले भी करने देता है। बस 50 मीटर की दूरी थी और लाइंग युए ने बिना रुके सीधे ये नटाई पर हमला कर दिया। लेकिन ये नटाई ने भी तुरंत जवाब दिया। उसके चेस्ट के सामने उठा हुआ हाथ एकदम से गोल्डन लाइट से भर गया, जो उसके पूरे शरीर को कवर करने लगा। लाइंग युए की तलवार उस गोल्डन शील्ड से टकराई और दोनों एनर्जी एक दूसरे से भिड़ गई। हालांकि वो शील्ड नहीं टूटी, लेकिन उसकी रक्षा लगभग खत्म हो गई, जिससे ये नटाई को लगा कि सामने वाला बहुत ही खतरनाक है। लेकिन लाइंग युए को कोई जल्दी नहीं थी। उसका फाइटिंग स्टाइल हमेशा सीधा और खतरनाक होता है। वो स्ट्रॉन्ग टाइप इनह्यूमन थी, कोई फ्लैशी पावर नहीं, सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ, स्पीड और अनस्टॉपेबल विल। एक बार क्लोज आई और तुम्हारी डिफेंस परफेक्ट नहीं है तो एक वार में गेम ओवर। ये नटाई ने भी अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट किया। तथागत थाउजेंड हैंडेड धर्म क्या। उसके पीछे का बुद्धा धीरे धीरे रूप बदलने लगा। दोनों हाथ लोटस की तरह फैलने लगे और फिर एक जाइगैंटिक थाउजेंड आर्म्ड तथागत प्रकट हुआ। उसके सामने लाइंग युए एक छोटे से कीड़े जैसी लग रही थी। ये नटाई ने जोर से हाथ घुमाया और उस बुद्धा ने फ्यूरियस वज्रा का रूप लेकर हजारों पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। पूरा बैटलफील्ड थरथरा उठा। जमीन पर एक बॉल शेप्ड क्रेटर बन गया और बाकी लोग किनारे से
ये महायुद्ध देख रहे थे। लेकिन लाइंग युए ने डटकर हर पंच को अपनी तलवार से काट दिया। ये पंचेस असली नहीं थे, बल्कि सुपरनैचुरल प्रोजेक्शंस, और वो एक एक कर सबको तोड़ रही थी। वो बिल्कुल चीता जैसी एजिलिटी से हर वार के बीच से निकल रही थी। जब पंचेस रुके तो ये नटाई की पावर में थोड़ी रुकावट आई, और लाइंग युए ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो एक ही छलांग में फिर से उसके करीब आ गई, सिर्फ 50 मीटर दूर। ये नटाई की बुद्धा लाइट और भी रेडियंट हो गई, इतनी तेज कि लाइंग युए के आर्मोर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, जमीन तक उस लाइट से कटने लगी। लेकिन जब तक वो लाइंग युए के मेन बॉडी को हर्ट नहीं कर सकती, तब तक उसे रोक भी नहीं सकती। लाइंग युए ने फिर से तलवार उठाई और ये नटाई के सीने की तरफ वार कर दिया। अब ये नटाई सच में डर गया। उसे लगा कि इस बार शायद लाइंग युए उसका प्रोटेक्टिव बुद्धा लाइट भी तोड़ दे। उसने तुरंत अपने वज्रा स्टिक से काउंटर अटैक किया। टैंग! लोहे से लोहा टकराया, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ये नटाई के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। उसके गोल्डन शील्ड की रोशनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई और वो सैकड़ों कदम पीछे गिरा। उसके राइट हैंड की बेस में दरारें आ गई और खून निकलने लगा। बुद्धा लाइट होने के बाद भी मैं इसकी पावर से नहीं पाया। ये नटाई को खुद यकीन नहीं हो रहा था। उधर लाइंग युए बिना रुके फिर से हमला करने आ गई। ये नटाई ने फिर से 1000 हैंडेड तथागत को एक्टिवेट किया। हजारों हथेलियां फिर से लाइंग युए पर गिर पड़ी, जैसे पूरा आकाश ही उस पर टूट पड़ा हो। लेकिन लाइंग युए की एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। उसने फिर से सीधे सामने से वार किया। ये हाय तेरा सहारा, पहले मैं तेरे बुद्धा को हाय तोड़ती हूं। वो एक बुद्धा हैंड पर चढ़ते हुए ऊपर की ओर उड़ गई और अपनी तलवार से सीधे तथागत की एक आर्म पर वार कर दिया, जिससे उसका गोल्डन ऑरा टूट गया। बुद्धा ने बाकी हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लाइंग युए हर हाथ को तलवार से काटती चली गई। वो अब एक नीले तूफान की तरह बुद्धा के सिर तक पहुंच गई थी। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और ब्लू एनर्जी से उसे लपेटकर बुद्धा के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। बैंग, बैंग, बैंग! ये नटाई ने बुद्धा के हजारों हाथ जोड़कर सिर के ऊपर कर दिए, जैसे कोई पूजा कर रहा हो, ताकि लाइंग युए का वार रोका जा सके। लेकिन लाइंग युए की तलवार ने सैकड़ों हाथों को काट दिया, जब तक उसकी ताकत खत्म नहीं हो गई। तभी लाइंग युए ने देखा कि उसकी एनर्जी लो हो गई है और उसने तुरंत फ्लाइंग मोड में निकलकर दूरी बना ली। लेकिन उसी वक्त बुद्धा के सैकड़ों हाथों ने उसे चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश की। ये दृश्य देखकर झंग यी भी थोड़ा गंभीर हो गया। ये गंदा लामा तो सच में दमदार निकला। उसे लाइंग युए की सेफ्टी की चिंता नहीं थी, लेकिन इस एबिलिटी की ताकत देखकर वो इंप्रेस जरूर हुआ। अटैक और डिफेंस दोनों का परफेक्ट बैलेंस था इस बुद्धा फॉर्म में। झंग यी सोचने लगा, अगर ये आदमी इप्सिलॉन रियल में पहुंच जाए तो उसे हराने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब उसे समझ में आ गया कि क्यों कॉलिशन ने ये नटाई को लास्ट में भेजा। वो सबसे खतरनाक डेल्टा लेवल एलियन में से एक था। क्या लाइंग युए इसको हरा पाएगी? झंग यी ने खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, जीत तो हमारी हाय होगी। एक्साई अभी बैटलफील्ड में घूम रही है। लाइंग युए धीरे से नीचे उतरी। उसने ये नटाई की तरफ देखा और हल्की चिंता में चढ़ा ली। डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, न सिर्फ बुद्धा का, बल्कि होली लाइट भी सिंपल नहीं है। और फिर उसने कहा, एक बार फिर ट्राई करती हूं। इस बार एक नए एंगल से। चैप्टर 1304 आओझान। बुद्धा की विशाल छाया के चारों ओर लाइंग युए ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, इतनी तेज कि वो एक सर्कुलर विंडस्टॉर्म में बदल गई। उसकी स्पीड इतनी थी कि ये नटाई को सिर्फ आफ्टरमेजेस ही दिख रहे थे। वो समझ ही नहीं पाया कि लाइंग युए असल में कहां है। क्या ये मेरी कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश है? ये नटाई पूरी तरह सतर्क हो गया। उसके आसपास की बुद्धा लाइट उसे डिवाइन प्रोटेक्शन दे रही थी, मानो कोई अटैक असर ही नहीं कर सकता। फस! लाइंग युए अचानक ऊपर उछली
और सीधा बुद्धा इमेज के पीछे वार कर दिया। उसने सोचा कि ये ब्लाइंड स्पॉट होगा, क्योंकि मशीन के पीछे आंखें नहीं होती। लेकिन तभी बुद्धा इमेज ने अपना सिर 180 डिग्री घुमा दिया और एक ठंडी मुस्कान के साथ हमला कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ फिस्ट्स एक साथ उस पर टूट पड़े। लाइंग युए ने तलवार से वार रोके और पीछे हट गई। पीछे भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, उसने गुस्से से देखा और चारों तरफ सोचने लगी। तभी उसकी नजर गई प्लेटफॉर्म के नीचे जमीन की तरफ। बुद्धा इमेज तो पूरे प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा था, लेकिन अर्थ के नीचे क्या? जैसे ही वो उतरी, उसने अपनी नैनो हेयर थ्रेड्स को सीधे जमीन में घुसा दिया। बूम! जमीन फिर से टूट गई, पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। लेकिन ये नटाई के पांव जैसे जमीन से चिपके हुए थे। और तभी एक तेज धार वाला ब्लेड जमीन के नीचे से सीधा उसकी ठोड़ी की तरफ आया। लाइंग युए का असली अटैक ये था, उसने नैनो थ्रेड से एक डैगर जमीन के नीचे भेजा था, जो नीचे से सरप्राइज अटैक करे। ये नटाई का ध्यान ऊपर लाइंग युए पर था। नीचे से हमला होने की उसे उम्मीद नहीं थी। पफ! डैगर उसके थ्रोट के पास से गुजरा और उसकी गर्दन पर लहू की रेखा छोड़ दी। इस दर्द और पैनिक से उसकी चाल लड़खड़ा गई। लाइंग युए ने बिना वक्त गवाए नैनो वायर काट दी और सीधा उस पर टूट पड़ी। उसकी तलवार की धार हवा को चीरती हुई सीधे होली लाइट से टकराई, जैसे किसी मेटल को काट रही हो। ये नटाई ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन स्पेयर अब बस 30 सेंटीमीटर दूर था उसके सिर से। अब वो सच में डर गया। ठंडा पसीना छूट गया। उसने तुरंत फुल पावर से डायमंड स्टिक उठाई और गुस्से में चीखते हुए लाइंग युए से भिड़ गया। क्लैश! आखिरकार उसने अटैक रोक लिया, लेकिन इस टक्कर की रिकॉल से उसका खून उबाल खाने लगा। उसका शरीर कई मीटर पीछे गिरा और जमीन पर उसके पांवों के नीचे 2 गहरे ग्रूव्स बन गए। ऐसी एक स्थिति ने गठबंधन शिविर का माहौल अत्यंत भारी बना दिया। विनर का निर्णय हो चुका था। अगर ये नलिया को लाइंग युए से निपटने में इतनी मुश्किल हो रही थी और वो उसे जल्दी से हराने में सक्षम नहीं था, तो वो उस रैकून कैट का क्या करेगा, जो आराम से मैस्टिफ के दिमाग को खा रहा था और कभी कभी उसकी ओर चमकती आंखों से देख रहा था। कैसे हो सकते हैं इतने शक्तिशाली जानवर इस धरती पर, जो इंसानों के सामने झुकने को तैयार हैं? ये कौन लोग हैं? देजी का शरीर गुस्से और आसन्न हार से कांप रहा था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस युद्ध को हारने के क्या परिणाम होंगे। उसकी प्रतिष्ठा तबाह हो जाएगी और शायद रामीन और शजा परिवारों को भी अपने विचार बदलने का कारण मिल जाएगा। और ये सब हुआ क्योंकि जंग फू, जो संगजिया मंदिर में पला बढ़ा था, ने कदम नहीं उठाया। देजी का दिल दर्द से भर गया। ये सब कुछ सिर्फ उसकी वजह से हुआ था। पूर्व जंगियू केवल तांत्रिक बुद्धिज्म का नाम मात्र का नेता था और वर्तमान जंगियू यशंताई परिवार की एक शाखा है। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए देजी ने संगजिया मंदिर के एक वरिष्ठ भिक्षु और यशलंगताई के प्रमुख के रूप में जंगियू से कहा था कि वो मंदिर से बाहर न जाए जब तक वो युवा न हो जाए और केवल ध्यान में लगे रहें। इसलिए जंगियू को वर्ल्डली चीजों जैसे शक्ति और संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बुद्धिज्म से प्रेरित होकर उसके पास एक दयालु दिल था और उसने देजी से किसी अन्य परिवार को जीतने के लिए सहयोग करने से मना कर दिया। जैसा कि कहते हैं, जहां लाभ होता है वही हानि भी होती है। देजी के लिए यह संभव नहीं था कि वो जंगियू से कहे कि उसे कोई वर्ल्डली इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, और साथ ही उससे ये भी कहें कि वो निर्णायक रूप से हत्या करे और यशलंगताई परिवार को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एकजुट करने में मदद करे। अब लाइंग युए और ये नटाई के बीच युद्ध एक भयंकर संघर्ष बन गया। इन दोनों की ताकत पहले से ही डेल्टा लेवल इनह्यूमंस में सबसे बेहतरीन है। दोनों के पास युद्ध का अच्छा अनुभव है और वे आक्रमण और रक्षा दोनों में मजबूत है। कोई भी आसानी से अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा और दूसरे को हमला करने का मौका नहीं देगा। इसलिए इस समय आपको अपोनेंट को लगातार आक्रमण
और रक्षा के माध्यम से एक कमजोरी दिखाने के लिए मजबूर करना होगा। गठबंधन पक्ष में सभी के दिल धड़क रहे थे और वे अत्यधिक चिंतित थे। दूसरी ओर झंगी, पजिगेसंग और बाकी लोग आराम से ये खेल देख रहे थे। पजिगेसंग बार बार झंगी को देखता, उसकी आंखों में श्रद्धा का भाव था। अगर झंगी सिर्फ खुद अच्छा होता तो ये केवल उसकी प्रतिभा या अवसरों की कमी को साबित करता, लेकिन जो तथ्य है वो ये कि उसके पास इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, ये दिखाता है कि झंगी सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली नेता भी है। हालांकि झंगी आराम से दिख रहा था, उसकी आंखें असल में कभी भी युद्ध भूमि से हटी नहीं थी। अगर युद्ध भूमि पर कोई बदलाव होता तो वो तुरंत अपना गन निकालकर हमला कर देता। लाएंग युए और ये नटाई के बीच एक भयंकर खींचातानी शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के हमलों को नाकाम कर रहे थे और अब हर हमला सिर्फ दूसरे को मारने के उद्देश्य से किया जा रहा था। इन दोनों की ताकत लगभग बराबर थी और परिणाम अप्रत्याशित होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ दोनों के बीच की लड़ाई नहीं थी, इसमें बहुत सारे बाहरी तत्व थे। हालांकि एक्साई जो दूर से देख रहा था, बस स्नो मैस्टिफ के शव पर बैठकर ये खेल देख रहा था। उसका सिर्फ वहां बैठना भी एक तरह का दबाव पैदा कर रहा था, जो नजरअंदाज करना कठिन था। इसके साथ साथ हार के परिणाम, यहां तक कि अच्छे मानसिक गुणों वाले लोग भी शांत नहीं रह पाते। अगर आपका मन विचलित हो तो आपका हमले की गति प्रभावित होगी, आक्रमण की लय बिगड़ेगी और रक्षा में चूक होगी। और ये छोटी सी समस्या समय के साथ आपके दिल पर भारी बोझ बनकर ढहने लगेगी। चैप्टर 1305 बिहेडिंग। लाएंग युए और ये नटाई के बीच का भयंकर युद्ध लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। इस समय उपकरणों में अंतर साफ तौर पर उजागर हो गया। लाएंग युए का एक्सोस्केलेटन आर्मोर अत्यधिक मजबूत रक्षात्मक क्षमता वाला था और उसे घातक हमलों से बचने में मदद करता था। ये नटाई का बूद स्लाइड आक्रमण और रक्षा दोनों क्षमताओं वाला था। बाद में उसने एक सही अवसर पाया। उसने बूदास हैंड को एक जादुई आईने की तरह इस्तेमाल किया और एक किरण छोड़ी जो पल भर में हजारों मीटर पार करते हुए लाएंग युए को मारी। ये शक्तिशाली हमला लाएंग युए के आर्मोर पर दरारें छोड़ गया। लाएंग युए ने समय रहते बचाव किया, लेकिन उसके बाएं हाथ के आर्मोर में अब भी समस्या थी। हालांकि लाएंग युए भी कमजोर नहीं थी। लगातार संघर्ष के बाद उसकी मजबूत शारीरिक ताकत ने उसे उच्च स्तर के आक्रमण को बनाए रखने में मदद की। लेकिन मंच पर बूदास लाइट धीरे धीरे मंद हो रहा था। आखिरकार एक जोरदार हमले के बाद लाएंग युए की लंबी तलवार ये नटाई के माथे पर चली गई। ये सिर के ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा कम था। हालांकि उसने जल्दी से बचाव किया, फिर भी वो डर के मारे पसीने से तर हो गया। ये हमला उसकी खोपड़ी में पूरी तरह से घुस गया था। कोई भी देख सकता था कि मशीन एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही थी। इसके अलावा जब एक जानवर नियंत्रण में हो तो विपक्ष का हारना असंभव है। देजी के आसपास के अधीनस्थों ने चुपचाप कहा, चिबा, ये नटाई अब और नहीं टिक सकता। अगर हम टैंक को हरा देते हैं तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। उन्होंने वाक्य का दूसरा हिस्सा नहीं कहा, जो था देजी से हार मानने का आदेश देने के लिए कहना। देजी ने पलटकर उन पर कड़ी नजर डाली। उसकी आंखों में खून की झलक थी। चुप रहो, हम यहां संकी मंदिर की ओर से न्याय लागू करने और बुराई का नाश करने आए हैं। हम हार कैसे सकते हैं? पास में लैमिन ओजो ने शांति से कहा, सही कहा। अगर हम इस बार पाजी परिवार से हार गए तो सांगपो मंदिर का चेहरा कहा जाएगा। इस समय उसने तीनों गठबंधन सेनाओं का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि केवल संकी मंदिर का उल्लेख किया। आखिरकार रामीन और शजा परिवार केवल सहायक बल थे, मुख्य बल नहीं। इसके अलावा उन्होंने पहले दोनों खेल जीतकर अपना चेहरा बचा लिया था। उसने जानबूझकर ये कहा ताकि देजी को परेशानी में डाला जा सके। क्या मजाक कर रहे हो?
उनके रामीन परिवार ने एक शक्तिशाली विदेशी खो दिया। देजी ने गेले को हटाने की बात पर क्या रुख अपनाया था? अब तुम संकी मंदिर के भिक्षुओं को मौत के साथ लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। देजी के चेहरे पर अभिव्यक्ति अत्यंत गहरी हो गई थी, जैसे वह किसी को निगलने वाला हो। उसने दोनों हाथों में बौद्ध मणि को कसकर पकड़ा और उन्हें जोर से घुमाया। चाहे ये नटाई को युद्ध में मरना पड़े, उसे अभी भी आखिरी उम्मीद के लिए प्रयास करना होगा। लाइन युए ने अपनी लंबी तलवार थामे हुए ये नटाई से हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस युद्ध की शुरुआत से ही तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या तुम अब भी लड़ना जारी रखना चाहते हो? ये नटाई ने उपहास करते हुए कहा, ओ, क्या तुमने मुझे हरा दिया है, या क्या तुम ये जानबूझकर कह रहे हो क्योंकि तुम डर गए हो? लाइन युए ने कहा, कभी कभी वास्तविकता का सामना करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हें एक विस्तृत दुनिया देखनी चाहिए, लेकिन अगर तुम लड़ाई जारी रखते हो तो तुम मर जाओगे। उसने गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हारे पीछे होती तो मैं तुम्हें पीछे हटने के लिए कहती। ये नटाई का दिल हिला। उसने क्युओंगडा और सोलेंग देजी को याद किया, जो खुद से युद्ध भूमि से हट गए थे। उन्हें चिफ्टेन से अनुमति थी और वे पीछे हटने पर सजा नहीं पाएंगे। लेकिन आज ये नटाई की स्थिति अलग थी। अगर वो पीछे हटता है तो कोई उसे कवर नहीं कर सकता। संकी मंदिर की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और देजी त्रिपा उसे कभी माफ नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण, वो खुद भी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी प्रतिष्ठा की बहुत कद्र करता था। अगर देजी ने कुछ कहा होता और उसे एक रास्ता दिखाया होता तो शायद ये नटाई उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन देजी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके पास मरने तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बकवास मत करो, मैं तंत्रिका संप्रदाय के लिए लड़ूंगा। चाहे मैं मर जाऊं, मैं पश्चिमी स्वर्ग में जाऊंगा। देखकर कि समझाने का प्रयास व्यर्थ था। लाइन युए ने अब और देरी नहीं की। ठीक है, जब तुमने खुद ही इस रास्ते को चुना तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से पश्चिमी स्वर्ग भेज दूंगी। उसने दोनों मुट्ठियां कस ली और एक बवंडर की तरह कई मीटर की दूरी तय कर मंच पर हमला किया। यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंततः यह बहुत सारे बाहरी कारकों से बाधित हो गया। लाइन युए के साथ लगभग 1 घंटे तक लड़ने के बाद उसकी पवित्र रोशनी इतनी मंद हो गई थी कि बुद्धा के रूप को बनाए रखना मुश्किल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लाइन युए ने एक वार में उसका सिर काट डाला। लाइन युए का ऊपरी शरीर का आर्मोर लगभग टूट चुका था। यह युद्ध उसके लिए अत्यधिक खतरनाक था। अगर उसकी सुपीरियर इक्विपमेंट नहीं होती तो यह कहना मुश्किल था कि ये और वह में से कौन जीतता। इसलिए ये नटाई को मारने के बावजूद लाइन युए ने इस प्रतिद्वंदी को पूरा सम्मान दिया। नहीं, गठबंधन पक्ष पर देजी, जो युद्ध देख रहा था, कि आंखों में खून के धब्बे थे, उसने अपनी अंगुलियों से दबाव डाला और बौद्ध मणि की पूरी माला टूटकर जमीन पर बिखर गई, क्लटर की आवाज करते हुए। अगर वो मशीन मर जाती है तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली है। गठबंधन शिविर में खामोशी छा गई। ये पहली बार था जब संगजिया मोनेस्ट्री ने इस अभियान में हार का सामना किया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि बीए ने खुद अभियान का नेतृत्व किया और ये हार लाई। सभी सैनिक धूल और गंदगी से सने हुए थे, जैसे कि कांटे पर जमी बर्फ से मारे गए बैंगन। वहीं पच परिवार में खुशी का माहौल था और उनके जश्न की आवाज दूसरी तरफ तक सुनाई दे रही थी, जिससे गठबंधन पक्ष का मूड और भी खराब हो गया था। पजी गेसंग का चेहरा हंसी से लगभग विकृत हो गया था। 2 और आधे साल तक उदासी के बाद आखिरकार मुझे बदला मिला और गुस्सा बाहर निकला। लाइन युए ने सबके सामने ये नटाई की उत्पत्ति को अवशोषित किया। गठबंधन सेना बस अवाक रह गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। लेकिन अंत में लाइन युए ने ये नटाई का शव वही छोड़ दिया। हुआ दौड़कर आई और उसकी बाहों में कूद पड़ी
और आदमी और बिल्ली पज परिवार की सेना में शामिल हो गए। पजी गेसंग खुशी के साथ आया, उसके मूंछें हिल रही थी और उसने बढ़ चढ़ कर कहा, ओ मेरे महान योद्धा की सराहना करो, धन्यवाद तुमने मेरे पज परिवार को जो विजय दी। पाजी परिवार के लोग झंगी और अन्य भाड़े के सैनिकों को सच्चे और उत्साही नजरों से देख रहे थे। झंगी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सामने की तरफ एक नजर डाली, फिर जल्दी से चारों ओर देखा। अंडरटेकर की उपस्थिति का एहसास न करते हुए उसने शांति से कहा, मुझे लगा था कि वे आपस में झगड़ेंगे। पाजी जैसिंग ने हंसी के साथ कहा, तंत्रिका स्कूल के शिष्य अपने वादे पर कायम रहते हैं और कभी भी नैतिकता का त्याग नहीं करते। उसने 4 चिफ्टेन परिवारों के सामने वादा किया था। देजी की प्रतिष्ठा को देखते हुए वो इसे तोड़ने नहीं देगा। वो रुका और फिर जोड़ा, कम से कम इस समय नहीं, लेकिन भविष्य में वो निश्चित रूप से उस अपमान का बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये एक और कहानी है। खैर, इस हलचल के बाद देजी अब चुनझाओ धर्म सभा होने तक पाजी परिवार के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता था। पजी गेसंग ने देजी से मुस्कान के साथ बात की। उन्होंने कहा कि वे देजी को वादे के अनुसार मुआवजा सामग्री सौंपेंगे। देजी ने इसे ठंडे रूप से स्वीकार किया और फिर वो यहां एक और मिनट तक नहीं रुकना चाहता था। उसने बिना किसी अभिवादन के दोनों अन्य परिवार प्रमुखों से चलते हुए छोड़ दिया। चैप्टर 1306 हिज आइडेंटिटी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप गठबंधन सेना की हार हुई। पजी गेसंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुआवजे का आधा हिस्सा स्वीकार किया और हमुस सिटी में मौजूद आधे दासों और आपूर्ति को गठबंधन सेना को सौंपने की आवश्यकता थी। लेकिन गठबंधन सेना के नुकसान की तुलना में पजी गेसंग इन संसाधनों को देने के लिए खुशी खुशी तैयार था। आखिरकार संगजिया मंदिर में अकेले ही झंगी और लाइंग युए के हाथों 5 शीर्ष विदेशी योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। जानिए, ये कुछ ऐसे थे जो संगजिया मंदिर और यशलंगताई परिवार की शीर्ष युद्ध क्षमता का आधा हिस्सा थे। रामीन परिवार और शजा परिवार ने भी अपने शीर्ष योद्धाओं में से एक को खो दिया। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विदेशी योद्धाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता सीमित है और उनके तकनीकी स्तर ने शेंगजिंग, जियांगनन और अन्य क्षेत्रों से काफी पीछे रखा हुआ है। इसके अलावा लंबे समय से चल रहे आंतरिक संघर्षों ने उनके द्वारा उत्परिवर्ती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और भी कम कर दी है। इसलिए ये युद्ध तीनों कंपनियों के लिए एक भारी नुकसान था। ये विशेष रूप से यशलंगताई परिवार के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। विदेशी योद्धाओं का नुकसान गौण था, क्योंकि बैरियल मास्टर के अस्तित्व के कारण वो पूरे स्नो रीजन गाओकिया के सभी विदेशी योद्धाओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस युद्ध ने संगजिया मंदिर को अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी और यशलंगताई देजी, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में माना जाता था, की प्रतिष्ठा भी हिल गई। गठबंधन सेना जैसे बर्फ से मारे गए बैंगन पलटकर पीछे हट गई। कहा जाता है कि जाने के बाद गुस्से में देजी ने घर में कई चीजें तोड़ दी। ये आदमी, जो यशलंगताई परिवार के मुखिया और फ्यूनरल मास्टर के परिवार का प्रमुख था, त्रिपा के सिंहासन पर मजबूती से बैठा था, लेकिन वो बौद्ध धर्म के अभ्यास को लेकर गंभीर नहीं था। सही मायने में वो केवल एक दिखावटी भिक्षु था। इसलिए सूची द्वारा दिखाया गया करुणा तुरंत टूट गया जब उसे अपमानित किया गया। लेकिन फिर भी उसके पास अंडरटेकर से पूछताछ करने की हिम्मत नहीं थी। हार हार होती है। वो जानता था कि फ्यूनरल मास्टर कभी भी उसे युद्ध के लिए समर्थन नहीं देगा, इसलिए उसने खुद ही ये निर्णय लिया था। अंत में आपने बहुत सारा सम्मान खो दिया और कोर्ट की अपमानजनक स्थिति का सामना किया। देजी घर के अंदर रहा और बाहर से ये घोषणा की कि वह चुनझाओ धर्म सभा की तैयारी में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। जहां तक पजी गेसंग से प्राप्त संसाधनों का सवाल है, उसने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास रख लिया
और दूसरे 2 परिवारों को कोई भी हिस्सा नहीं दिया। उसके अनुसार यशलंगताई परिवार को हुए नुकसान सबसे बड़ा था, इसलिए मुआवजा उन्हें भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। रामीन और शजा परिवारों को अधिक समझदारी से काम लेना चाहिए और समस्याएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हालांकि भले ही उनके पास कोई विचार हो, देजी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पूरा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र यशलंगताई देजी के मुंह का स्वाद बन चुका था। चरण झाओ धर्म सभा समाप्त होने का इंतजार करो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि स्नो रीजन गाओकिया में कोई और तूसी परिवार अस्तित्व में न रहे। देजी ने दांत भींचते हुए और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे एक भूखा भेड़िया किसी को खाने के लिए तैयार हो। पज परिवार के लिए इस युद्ध में विजय ने उनके मनोबल को बहुत बढ़ा दिया। पाजी परिवार के सैनिकों ने आखिरकार ये समझा कि संगजिया मंदिर अजेय नहीं था। उनके दिल में जो तांत्रिक संस्था के प्रति श्रद्धा थी, वो काफी हद तक कमजोर हो गई थी। पजिगेसंग ने एक उत्सव भोज का आयोजन किया और क्यूओंगडा, सोलेंगदेजी, झंग यी और अन्य को बुलाया। उसने अपना गिलास उठाया और झंग यी को अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। आपकी मदद के लिए धन्यवाद महोदय। आप ही थे जिन्होंने हमारे पाजी परिवार को वो सम्मान वापस दिलवाया जो तूसी परिवार का हक था। क्यूओंगडा और सोलिंगदेजी ने भी अपने गिलास उठाए और झंगी और लाइंग युए के प्रति आदर दिखाने के लिए झुके। झंगी और लाइंग युए ने अपने गिलास उठाए और एक घूंट लिया। मैं हर दिन अपनी सुरक्षा के लिए एंटीडोट्स लेता हूं और झंगी की समय की क्षमता के साथ मुझे स्वाभाविक रूप से खतरे का अलर्ट मिल जाएगा, इसलिए मुझे किसी भी समस्या की चिंता नहीं है। अब जब उन्होंने हार मान ली है, मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में वे कोई बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि फ्यूनरल मास्टर ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए सब कुछ जाना अपचाना है। हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। जब क्यूओंगडा ने झंग यी से फ्यूनरल मास्टर का उल्लेख सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मौजूद लोगों में वो एकमात्र था जिसे झंग यी की असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले की लड़ाई के बाद उसके मन में कुछ संदेह जरूर थे। आखिरकार झंग यी के अधीनस्थ और युद्ध पशु भी टॉप लेवल डेल्टा स्तर की ताकत रखते थे, तो झंग यी जो टीम लीडर है कितने मजबूत होंगे। क्यूओंगडा की उलझी हुई नजरों को देख पजिगेसंग ने पहले झंग यी से कहा, महोदय, क्यूओंगडा हमारे पज परिवार के सदस्य हैं। वरिष्ठता के अनुसार मुझे उन्हें अंकल कहकर बुलाना चाहिए। वो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। क्या आप अपनी पहचान उन्हें बता सकते हैं? क्यूओंगडा की युद्ध भूमि पर निर्भीकता ने पूरी तरह पजिगेसंग का विश्वास जीत लिया था। अगर उस समय पजिगेसंग ने बोलकर उन्हें रोका नहीं होता तो वो मौत से भी लड़ते। झंग यी ने सिर हिलाया और शांति से कहा, यह तुम्हारी मर्जी है। वो अपनी पहचान उजागर करने से ज्यादा डरते नहीं थे, लेकिन वो बिना किसी आवश्यकता के उसे उजागर नहीं करेंगे। अंधेरे में छिपे रहना उन्हें अगली कार्रवाई में फायदा देगा। लेकिन अगर लोग ये जान भी ले कि वो कौन है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन उन्हें कुछ कर सकता है? अगर ताकत है तो आत्मविश्वास भी है। झंग यी की अनुमति प्राप्त करने के बाद पजिगेसंग ने गंभीर स्वर में क्यूओंगडा से कहा, क्यूओंगडा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम सिर्फ अपने तक रखो और किसी से मत कहना। पजिगेसंग के इस गंभीर रवैये को देखकर क्यूओंगडा ने तुरंत अपना दाहिना हाथ छाती पर रखा, सिर झुकाया और कहा, जी हां प्रमुख। पज परिवार के सदस्य और उनके सबसे करीबी अधीनस्थी उन्हें परिवार प्रमुख कह सकते थे। दूसरे लोग उन्हें केवल कबीला नेता या मुखिया ही कह सकते थे। पजिगेसंग ने गहरी सांस ली और आदर के साथ कहा, तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति हुएक्सू देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। जियांगनन क्षेत्र का रक्षक हिज एक्सीलेंसी केओस। उनके पास अत्यधिक शक्तिशाली ताकत है। तुम इसे इस तरह समझ सकते हो कि वह जियांगनन क्षेत्र में बेरियल मास्टर के मास्टर है। ये शब्द सुनते ही
हालांकि क्योंगडा तैयार था, फिर भी वो चौंक गया। वो चौंक कर झंग यी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में श्रद्धा और कांपती नजरें थी, जैसे उसने कोई देवता देख लिया हो। महोदय, क्या आप वो शक्तिशाली प्राणी नहीं हैं जो बैरियल मास्टर के स्तर के समान हो? क्योंगडा लॉर्ड केओस से मिलते हैं। वो फिर से झुककर नमस्कार करता है, इस बार और भी झुका हुआ। झंग यी ने शांति से कहा, इतना आदर नहीं चाहिए, उठो। क्योंगडा उत्साहित होकर उठ खड़ा हुआ और जैसे ही उसने कुछ समझा, बोला, अब मुझे समझ में आया। घर के मालिक इतने उत्साहित थे कि वो कई दिन तक सो नहीं पाए थे जब सुना कि आप आ रहे हैं, और उनका गम जो पूरी दिन गायब था, अब आप यहां हैं तो पच परिवार को बचा लिया गया। झंग यी ने शांति से कहा, मैं कोई शिष्टाचार की बातें नहीं करूंगा। मैंने अभी तक उस फ्यूनरल मास्टर से नहीं लड़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमारी ताकत में कितना अंतर है। अभी हमें यह समझने की जरूरत है कि उस व्यक्ति से कैसे निपटना है ताकि हमारी सहयोग की सफलता सुनिश्चित हो सके। उसने उस रात की घटना को छिपा लिया। आखिरकार पाजी जैसिंग को बिना बताए स्नो माउंटेन पर जाना थोड़ा गलत हो सकता था। कुछ चीजें बस की जाती हैं, उन्हें बातों में लाने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी नहीं जानता और सभी शांति से रह सकते हैं। अगर इसे सार्वजनिक किया गया तो ये दोनों पक्षों को शर्मिंदा कर देगा। चैप्टर 1307 लोकल कस्टम्स। जब फ्यूनरल मास्टर का जिक्र आया, पजी गेसंग ने अपना चेहरा सीधा किया। महोदय केओस, बैरियल मास्टर की ताकत एसोटेरिक बुद्धिज्म से आती है, जो एक ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं सकते। साउथ वेस्ट रीजन में उसकी ताकत भगवान जैसी है। बस उसकी एक नजर से हम में से किसी के पास प्रतिकार करने की ताकत नहीं रहेगी। तो अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो मुझे डर है कि हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। झंग यी ने इस पर सोचा और उस रात की एक गहरी याद उसे आ गई। अंडरटेकर की ताकत एक बात है, लेकिन उसका ब्लैक चैरियट स्तर की युद्ध क्षमता जो 20,000 पॉइंट्स तक जाती है, निश्चित रूप से डरावनी है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना यह है कि वो संगा टेम्पल से किसी प्रकार की शक्ति उधार ले सकता है। उसकी लगी चोटों को जल्दी से ठीक किया जा सकता है और खोई हुई सुपर ताकतों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। यह बेहद डरावना है, यानी जब तक वो तुरंत मारा न जाए। अंडरटेकर को इस बर्फीले इलाके में मारा नहीं जा सकता, लेकिन कौन एक ब्लैक स्तरीय प्राणी को सेकंडों में मार सकता है? मुझे डर है कि ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अंडरवर्ल्ड के द्वारपाल की ताकत हो, या फिर हो तू जो शाप की शर्तों को पूरा करता हो। मुझे फ्यूनरल मास्टर के बारे में बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि वो किस तरह का व्यक्ति है। शायद मैं उसकी कमजोरियों के बारे में उसके जीवन अनुभवों से कुछ जान सकता हूं। कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, तो पजी गेसंग ने तुरंत सिर हिलाया। ये कोई राज नहीं है, जैसे तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम मात्र के नेता है, वैसे ही संगजिया टेम्पल के बारे में जो कुछ भी जंगजू कहता है वो बाहर फैल जाता है। पूरा स्नोई प्लेटो उसके मुख्य जीवन अनुभवों के बारे में जानता है। पजी गेसंग ने झंग यी को विस्तार से बताया। सच कहूं तो ये जो फ्यूनरल मास्टर है, वो एक सदी पहले तक केवल तांत्रिक बुद्धिज्म का एक धार्मिक प्रतीक था और असल में कोई असली ताकत नहीं रखता था। असल ताकत यिबा और 4 प्रमुख कबीला परिवारों के हाथों में थी। ऐसे प्रतीक के लिए उसे प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका उसे निष्क्रिय बनाना था, और धर्म के पास ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक बिल्कुल सही तरीका था। वो है बौद्ध धर्म का अध्ययन। पजी गेसंग ने कहा, इस फ्यूनरल मास्टर का असली नाम यशेलंगताई जुएगुओ था। हालांकि वो यशेलंगताई परिवार का सदस्य नहीं था, वो केवल परिवार की एक शाखा था। उसके पिता और माता किसान थे जो बैल और भेड़ चराते थे। वो 8 साल की उम्र में जागृत हुआ था, और जैसे ही संगजिया मोनेस्ट्री को यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत उसे लेने के लिए कोई भेजा। उसके बाद से वो संगजिया मोनेस्ट्री में कम ही बाहर निकला। पहले 10 साल वो मंदिर के प्रतिष्ठित साधुओं के साथ
विभिन्न बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता रहा जब तक वो वयस्क नहीं हो गया। उसके बाद उसे संगजिया मोनेस्ट्री के ध्यान कक्ष में 5 साल के लिए रहने की व्यवस्था की गई। इस दौरान उसे ध्यान कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हर दिन कोई न कोई उसे भोजन और ग्रंथ लेकर आता था। यह सुनकर फैटी क्षु को विस्मय में डूबते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि वो पूरी 15 साल तक मंदिर में लामा रहे? पजिगेसंग ने कहा, बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता था। भले ही वो असल में एक प्रतीक हो और उसके पास असली ताकत न हो, लेकिन स्नोई प्लेटों के लोगों के दिलों में वो अब भी देवताओं का अवतार है। झंग यी ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा व्यक्ति संगजिया मोनेस्ट्री से बाहर निकले और अगर उसे कोई विशेष विचार आ जाए, तो मुझे डर है कि वो अपनी एक लहर से सैकड़ों लोगों को आकर्षित कर सकता है और अनगिनत लोग उसके लिए जान देने को तैयार होंगे, है ना? ऐसे में तुम्हारे लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। पजिगेसंग ने इसका विरोध नहीं किया, बस हंसते हुए सिर हिलाया। अंकल यू ने आह भरते हुए कहा, बस यही थोड़ा ज्यादा क्रूर है। इससे कोई इनकार नहीं करता। 8 साल का एक बच्चा बौद्ध मंदिर में प्रवेश करता है और पूरा 15 साल उस मंदिर में हरा पीला दीपक और प्राचीन बुद्धों के साथ अकेला रहता है। ऐसा व्यक्ति कितना ऊब और अकेला महसूस करता होगा? लेकिन पजिगेसंग ने सिर झुका दिया। क्या यह क्रूर है? जरूरी नहीं। वो पूरी जिंदगी मंदिर में ही रहा है और जो शिक्षा उसे मिली है वो है बौद्ध धर्म का अभ्यास करना ही सबसे अर्थपूर्ण चीज है। तो वो न केवल ये नहीं सोचता कि बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है, बल्कि उसे वो जीवन बहुत अच्छा लगता है। जब पजिगेसंग ने यह कहा तो वो हल्के से मुस्कराया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी भी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि वो इस दुनिया का सबसे शुद्ध और सबसे निष्ठावान व्यक्ति है। झंग यी ने आह भरी। वास्तव में एक व्यक्ति को विश्वास के नाम पर बंदी बनाना, एक व्यक्ति को एक महान पिंजरे में बांधना और ये एहसास दिलाए बिना कि वो पिंजरे में है, ये तरीका सच में बहुत चालाक है। लेकिन उसने अपनी भौहें ऊपर की और पजिगेसंग को कुछ मजाकिया अंदाज में देखा। ये वास्तव में बहुत डरावना है कि एक व्यक्ति जो अत्यधिक शुद्ध है, उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत हो। पजिगेसंग के चेहरे पर तिक्त मुस्कान और गहरी हो गई। इसलिए मैं हर दिन डर में जीता हूं। झंग यी ने पजिगेसंग के शब्दों पर ध्यान से विचार किया। उसकी जंगयू के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर उस आदमी के स्वभाव का अनुमान लगाने की कोशिश की। वो विश्वास नहीं करता था कि इस दुनिया में कोई संत होता है। जब तक कोई इंसान है, उसमें कोई न कोई दोष तो जरूर होगा। इसी समय बाहर से गार्ड्स की रिपोर्ट आई। ये रसोइया लोडन था जो भोजन लाया था। दूरी से ही झंग यी और उसके साथियों को उस अद्भुत खुशबू का एहसास हो रहा था। उसकी और लाइंग युए के चेहरों पर हल्का सा बदलाव आया। झंग यी ने पजिगेसंग से कहा, यह व्यंजन हमारे स्वाद के अनुसार नहीं है। पजिगेसंग ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, माफ करना, हम इस तरह के भोजन के आदी हैं, इसलिए हम एक पल के लिए लापरवाह हो गए। पजिगेसंग ने कहा कि स्नोई रीजन में ये सिर्फ कुछ चुनिंदा कुलीन लोग ही खा सकते हैं और ये रोजाना का आनंद नहीं होता। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, लोडन से कहो कि वो ये विशेष भोजन मेरे पीछे के कमरे में ले जाए। सोलेंग देजी और क्युओंगडा ने जल्दी से पजिगेसंग की ओर देखा। पजिगेसंग हंसते हुए बोला, मेरे सम्माननीय मेहमान शायद इस भोजन के अभ्यस्त नहीं हैं। कृपया मेरे साथ पीछे चलिए और इसे बाद में आनंद ले। तभी उस आदमी के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान दिखाई दी। इस समय लाइंग युए, जो अब तक चुप थी, आखिरकार चुप नहीं रह पाई। वो इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वे सामग्री कहां से आई थी। उसके हाथ में चांदी की चॉपस्टिकें उसकी ताकत से मुड़ी। उसने पजिगेसंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, मास्टर पज, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को भोजन की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए।
फिर आपको ये किस तरह का भोजन खाने की जरूरत है? पजिगेसंग और बाकी दोनों ने लाइंग युए के सामने ये सवाल किया तो उनके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। हालांकि लाइंग युए ने गठबंधन सेनाओं के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए तीनों को उसे अच्छी तरह से सम्मानित करना पड़ा। पजिगेसंग हंसते हुए बोला, मैम, आपको लगता है कि हम क्रूर हैं, है ना? क्या ये कहने की जरूरत भी है? लाइंग युए ने ठंडे स्वर में कहा। झंग यी ने लाइंग युए को रोकने की कोशिश नहीं की। वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। पजिगेसंग ने धीरे धीरे उसे अतीत की एक कहानी सुनाई। स्नोई लैंड के प्राचीन समय में, इसे कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि इतना समय नहीं हुआ, तब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे आकाश में दफनाया जाता था। शरीर के टुकड़े किए जाते थे और फिर उन्हें गौशॉक्स को खिलाया जाता था। हम स्नोलैंड के लोग मानते हैं कि दुनिया में पुनर्जन्म होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और फिर से जन्म लेती है। आकाश दफनाना एक प्रकार की आत्म बलिदान है जिससे शरीर को प्रकृति में लौटने का अवसर मिलता है। वो लाइंग युए, झंग यी और बाकी तीनों को धीरे धीरे देखने लगा। हम इसे आभार की भावना के साथ अपनाते हैं। जब वो आपदा आई थी, स्नो रीजन गाओकिया में केवल 1 महीने में 9 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमें जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा। चैप्टर 1308 मैडमिन्स डायरी। पजिगेसंग की बात सुनकर सब कुछ समझ में आने लगा। झंग यी ने अपने दिमाग में वो सब कुछ सोचा जो उसने तियनहाई सिटी में अपकलिप्स के शुरुआत में अनुभव किया था। तब उसने पहले से ही काफी सारा खाना जमा कर रखा था, इसलिए उसे इंसानी एथिक्स के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर वो भी बाकियों जैसा होता तो भूख से मरने की कगार पर पहुंचकर क्या चुनता? झंग यी के दिल में इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शायद वो भूख से मर जाना चुनता या शायद समझौता कर लेता, लेकिन दोनों ही रास्ते बेहद तकलीफदेह होते। लाइंग युए की भवेस सिकुड़ गई। जो बीत गया वो बीत गया, अभी की बात अभी है। आज के जमाने में ये सब करना जरूरी तो नहीं है, तो फिर तुम अभी भी ऐसा खाना क्यों खाते हो? ये सुनते ही पजिगेसंग अचानक जोर से हंस पड़ा, क्योंकि शेफ लुओ का खाना तो लाजवाब है। वो दिल खोलकर हंस रहा था। लेकिन लाइंग युए और बाकियों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। झंग यी का चेहरा बिना भाव के रहा, लेकिन पीठ पर ठंडी हवा सी महसूस हुई। कुछ चीजें, चाहे जितनी भी ईविल क्यों न हो, एक बार कर लेने के बाद दिल में उठने वाला गिल्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। यहां तक कि इंसान आदत भी डाल सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दर्द होता है वो बार बार झेलने के बाद सुन पड़ जाता है। इस वक्त झंग यी और उसके साथियों का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। असल में पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से वो पहले से ही परेशान थे। आज ज्यादा खाया भी नहीं, बस थोड़ी सी वाइन पी। झंग यी उठ खड़ा हुआ और विदा लेने लगा। पजिगेसंग ने कहा, आप सब अपनी एनर्जी कंसर्व कीजिए। चुनझाओ धर्मा असेंबली के बाद उसने गहरी सांस ली। आंखों में एक तेज चमक उभरी। तब एक भयंकर बैटल की शुरुआत होगी। झंग यी ने सिर हिलाया और फिर कुछ लोगों के साथ लिविंग रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही उन्होंने वो विशाल महोगनी डोर खोला, सामने एक लंबा इंडोर कॉरिडोर था। दोनों तरफ सुंदर लाल बीम्स और खंभे। जब वो लोग कॉरिडोर में आगे बढ़े तो सामने एक फिगर दिखा जो एक कार्ड को धक्का दे रहा था। झंग यी ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। कार्ड धक्का देते हुए भी उसमें एक तरह की गंभीरता झलक रही थी, जैसे वो कोई पवित्र काम कर रहा हो। वो था पज परिवार का चीफ शेफ, शेफ लुओ, और वही फेमस डेलिकेसी जो स्नोई प्लेटों के अपर रीचेस में मशहूर है, उसी ने बनाई थी। कहते हैं वो हर अपर क्लास गैदरिंग में इनवाइट किया जाता है। साइड से आती फुटस्टेप्स सुनकर लुओ ने सिर घुमाया और देखा। उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी।
बाल करीने से संवरे हुए और आंखों में एक गहराई, जैसे कोई पुराना दर्द छिपा हो। ऐसे मर्द अक्सर कम उम्र की लड़कियों को आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। लुओ ने झंगी और उसके साथियों को देखा तो तुरंत रुककर रास्ते के एक किनारे झुक गया, बड़ी इज्जत के साथ। झंग यी ने बस सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो सब लोग बिना किसी बातचीत के साइड से निकल गए, क्योंकि ये सोचकर ही घिन सी होने लगी थी कि उसके हाथ किचन में किस किस चीज को छू चुके होंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके पास से गुजरे, लुओ ने अचानक हवा में कुछ सूंघा, फिर सिर उठाकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोगों ने अब तक वो खाना नहीं खाया जो मैंने बनाया था। झंग यी ने उसे देखा और काम टोन में कहा, मुझे वो चीजें खाना पसंद नहीं। सही कहूं तो कभी खाई नहीं, और शायद कभी खा भी नहीं पाऊंगा। लुओ ने सर हिलाया, मानो सहमति में। बिल्कुल, लेकिन हुएक्सू किंगडम की हजारों साल पुरानी हिस्ट्री बुक्स में वो दो वर्ड्स हर जगह लिखे हैं। उसने एक उंगली उठाई और झंग यी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। योर एक्सेलेंसी, तुम्हारे शरीर से उस खाने की स्मेल तो नहीं आती, लेकिन ब्लड की स्मेल सबसे ज्यादा है। क्या इसे एक और तरीके से खाना माना जाए? यी हंस पड़ा, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। उसे इस आदमी के साथ कोई ज़ेन डिस्कशन नहीं करनी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। एक सज्जन व्यक्ति कर्मों से आका जाता है, न कि मन से। अगर हम मन से जज करें तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लुओ डैन को गुस्सा नहीं आया, भले ही उसे डांटा गया हो। वो जी और उसके साथियों को धीरे धीरे उस सफेद महल जैसे बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखता रहा। कुछ लोग खुश हैं और कुछ दुखी। इस घटना में साइड रोल निभा रही दो फैमिलीज, रामीन और शजा, बेहद नाराज थी। उन्हें देजी ने जबरन सेना भेजने को मजबूर किया और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। देजी की तानाशाही ने उन्हें गुस्से से भर दिया। लैमिन ओजू अपने फैमिली एम्बलम के सामने खड़ी थी, चिल्ला रही थी कि एक दिन वो देजी को घुटनों पर गिरा देगी और उससे माफी मंगवाएगी। उसके घर में जो लंबा अजनबी था वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि पज फैमिली में अचानक बहुत ताकतवर मर्सनरीज आए हैं तो उसकी आंखें थोड़ी संकरी हो गई। मिस रामीन, क्या आपको पता है कि वो मर्सनरीज कहां से आए हैं? लैमिन ओजू, जो अभी अभी गुस्से से पागल हुई थी, टॉल एलियन की बात सुनते ही अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करती है। मुझे नहीं पता। यशलंगताई फैमिली भी उनके सोर्सेस पता नहीं कर पाई। इस दौरान बहुत सारे लोग बाहर की दुनिया से यहां आ गए हैं। वो बोली और धीरे से मुस्कुरा दी। क्या तुम भी उनमें से एक नहीं हो? वो टॉल एलियन शालीनता से मुस्कुराया और बोला, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। अगर उनमें कोई इप्सिलॉन लेवल एलियन हुआ तो मुश्किल हो सकती है। लैमिन ओजू झट से बोली, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। उस टॉल एलियन ने भौहें उठाई। ओ, तुम इतनी श्योर क्यों हो? लैमिन ओजू बोली, हुएक्सू कंट्री के 6 रीजन्स एक दूसरे की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते जब तक इन्विटेशन ना हो। खासकर टॉप लेवल एलियंस। अगर वो बिना वजह बॉर्डर पार करें तो वो सीधा प्रोवोकेशन या डेक्लरेशन ऑफ वॉर माना जाता है, और ये तो ऐसा होगा जैसे घर में भेड़िया बुला लिया हो। अगर कोई एक्सटर्नल रीजनल लेवल ताकत इसमें शामिल होती है तो जो उनसे डील करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। कोऑपरेशन तभी मुमकिन है जब दोनों पार्टीज नेगोशिएशन के लायक हो। क्या तुम किसी ऐसी ताकत के साथ कोऑपरेट करोगे जिसे तुम हरा ही नहीं सकते? फिर तो वो तुम्हें यूज करके सब छीन लेंगे। बाकी रीजन्स भी उस अग्रीमेंट की वजह से साउथ वेस्ट रीजन के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। अगर ऐसा किया गया तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। आज के हुएक्सू कंट्री में सिर्फ शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के पास इतनी ताकत है कि वो ये रिस्क ले, लेकिन क्रॉस बॉर्डर लड़ाई के लिए भी भारी प्राइस चुकानी पड़ेगी और फेलियर का रिस्क हाई रहेगा। वो टॉल एलियन अपने हाथों से ठोड़ी को सहलाते हुए कुछ गहरी सोच में था।
क्या ऐसा हो सकता है कि हुएक्सू कंट्री में कुछ ऐसे एक्सपर्ट हो जो ऑफिशियल रैंक से बाहर हैं? उसने सोचा था कि यहां आकर वो एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अटैक करेगा। बस तांत्रिक अंडरटेकर से निपटना है और फिर कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वर्स्ट केस में वो जीरो कॉस्ट पर अंडरग्राउंड डीमन किंगडम का ट्रेजर छीन सकता था। लेकिन उसी रात उसने 3 और इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स को देख लिया। इससे उसका उस जगह के प्रति एरोगेंस थोड़ा टूट गया। साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी एक्साइटिंग नर्वसनेस पैदा हुई, जिससे उसे ये महसूस हुआ कि यहां आना शायद एक सही फैसला था। चलो और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हो सकता है पज फैमिली के मर्सनरीज में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हों। उस टॉल एलियन की आइस ब्लू आंखों में एक ऐसी फैनेटिसिज्म की आग जल रही थी जिसे वो छुपा नहीं रहा था। चैप्टर 1309 बिहाइंड द सीन्स। शजा फैमिली। एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो की आंखों में भी गुस्से की आग थी। ना सिर्फ वो खुद कई कामों में उलझा, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी ल्यूसिन भी इस लड़ाई में खो गया। अगर देजी के लोग इस लड़ाई में शामिल न होते तो वो समझता कि ये कोई सोची समझी साजिश थी जो देजी ने उन्हें फंसाने के लिए रची। लेकिन इसके बावजूद देजी का आखिरी बर्ताव बहुत घटिया था। उसने बाकी 2 फैमिलीज की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और पाजी फैमिली से मिली सारी कॉम्पनसेशन अकेले ही हजम कर ली। बाकी किसी को कुछ नहीं दिया। एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो एक गंभीर चेहरे के साथ अपने लिविंग रूम के बीचों बीच बैठा था। उसने इशारा किया और अपने आसपास मौजूद लोगों को वहां से जाने को कहा, लेकिन कुछ अजीब लोग अब भी वहां मौजूद थे। वो देखने में बिल्कुल आम स्नो प्लेटों के लोकल निवासियों जैसे लग रहे थे, कपड़ों से लेकर हाव भाव तक। मगर जैसे ही उनमें से एक ने बोलना शुरू किया, साफ पता चल गया कि उसकी एक्सेंट एकदम स्टैंडर्ड चाइनीज थी। एक्सेज़डे फैमिली, आपने भी देख ही लिया होगा। फिलहाल स्नो रीजन की हालत आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। एक आदमी जो एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो के बगल वाले सोफे पर बैठा था, मुस्कुराते हुए बोला। उसके चेहरे से लग रहा था कि भले ही वो एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो की इज्जत करता है, मगर डरता नहीं। अगर मेरी बात सही निकली तो चुन झाओ धर्मा असेंबली के खत्म होते ही जब आप डीमन किंगडम का गेट खोलेंगे तो स्नोई प्लेटों की आखिरी शांति भी खत्म हो जाएगी और उस वक्त एक्सेज़डे फैमिली शायद यशंगताई फैमिली के हाथों पूरी तरह से मिटा दी जाएगी। एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो ने उस आदमी की ओर एक नजर डाली। उसे ये सब बातें पहले से पता थी। भले ही सामने वाला बोले या ना बोले, पिछले 2 महीनों में देजी का पूरा ध्यान पज फैमिली पर था। पाजी फैमिली सारी फ्रंटलाइन प्रेशर झेल रही थी, जिसकी वजह से रामीन और शजा फैमिलीज पर दबाव कम था और इसी वजह से उन्हें भी पज फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मगर एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो को ये पुरानी कहावत याद थी, जब सारे परिंदे शिकार हो जाएं, तो धनुष को रख देना चाहिए। देजी की असली मंशा यही थी, पहले पज फैमिली को खत्म करना, फिर इन दोनों फैमिलीज को भी निपटा देना। देजीहुन के इस एक्शन से साफ पता चलता था कि वो इन दोनों फैमिलीज को कोई अहमियत नहीं देता। और अब एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो की आखिरी उम्मीद बस उसी रहस्यमय आदमी पर टिकी थी जो उसके सामने बैठा था। कुछ वक्त पहले इन दोनों के बीच गुप्त संपर्क शुरू हुआ था। उस आदमी ने अपनी ताकत दिखाने के बाद कहा था कि अगर एक्सेज़डे फैमिली साथ दे तो वो डीमन किंगडम का गेट खुलवाने में मदद करेंगे, और एक बार सफलता मिल गई तो वो उन्हें स्नोई प्लेटों का ओवरलॉर्ड बनने में सपोर्ट करेंगे। कम से कम यशलंगताई फैमिली से बचाने के लिए उन्हें मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देंगे। एक्साई एज़िडहा ग्यात्सो जानता था कि दूसरा पक्ष बिना फायदे के कुछ नहीं करेगा। उसके कुछ हिडन मोटिव्स जरूर होंगे, मगर अभी उसके पास और कोई बेहतर रास्ता नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे पहले पजिगेसन के पास नहीं था। वो आदमी पास रखी चाय की प्याली उठाकर धीरे धीरे एक घूंट पीता है, फिर कहता है, आज आपने खुद देखा कि पज फैमिली ने भी बाहर से मदद बुलाई है। अगर हमारी मदद ना हो
तो आपकी शजा फैमिली इस अपकमिंग वॉर में टिक नहीं पाएगी। एक्साई एज़ेड्हा ग्यात्सो की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसका मजबूत दाया हाथ थोड़ा कसा और उसने सामने बैठे आदमी और उसके साथियों को घूर कर देखा। अगर आप एक्शन ले तो क्या आप सच में मेरी एक्सएजेडे फैमिली को बचा सकते हैं? वो आदमी मुस्कुरा दिया और कुछ गहरी बात करते हुए बोला, चीफ एक्साई एज़ेड्हा, मैं आपसे लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहता हूं। आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब वो आदमी चुप हो गया। उसकी पहचान और स्टेटस ही काफी थे। उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। एक्साई एज़ेड्हा ग्यात्सो कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी एक्सएजेडे फैमिली के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपसे सहयोग करने को तैयार हूं। जब एक्साई एज़ेड्हा ग्यात्सो ने आई अग्री टू कोऑपरेट विद यू कहा था, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बलिदान दे दिया हो। असल में यही सच था, क्योंकि झंग यी जैसा हर कोई नहीं होता जिसे सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए। एक्साई परिवार को अगर किसी पावरफुल ताकत का साथ चाहिए तो उन्हें उसकी कीमत भी उतनी ही भारी चुकानी होगी। खासकर जब सामने वाला एक इप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन हो, तो कीमत सिर्फ रिसोर्सेज या लॉयल्टी नहीं होती, बलिदान भी मांगा जाता है। चारों बड़े परिवारों और संघ की टेंपल के मंक्स की लड़ाई के बाद एक अजीब सी शांति पूरे स्नोई प्लेटो पर छा गई थी। चुनझाओ धर्मा असेंबली अब बस कुछ ही दिन दूर थी और पूरे इलाके में यह सबसे सेक्रेड और महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता था। कोई भी इसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता था। इतिहास गवाह है कि अगर कभी युद्ध भी चल रहा हो तो भी इस अवधि में एक अस्थायी सीजफायर अपने आप लागू हो जाती थी। यहां तक कि दो दुश्मन राजाओं को भी संघ की टेंपल में एक ही वक्त दर्शन करते देखा गया था और फिर उसके बाद बैटलफील्ड पर एक दूसरे से भिड़ते। फेथ शायद इस दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक थी। सेंट्रल प्लेन्स के इतिहास में कई राजाओं ने धर्म को दबाने की कोशिश की, शायद इसी फेयर की वजह से। इन दिनों झंगी और उसकी टीम भी काफी व्यस्त थे। झंगी को पता था कि इस शांत प्लेटों के नीचे बहुत गहरी साजिशें चल रही है। सामने और पर्दे के पीछे दोनों जगह दुश्मन एक फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही चुनझाओ धर्मा असेंबली खत्म होगी और ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे डीमन किंगडम का द्वार खुलेगा, असली युद्ध वहीं से शुरू होगा। झंगी क्योंकि चुपचाप यहां आया था, इसलिए वो खुद को पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सिर्फ डेंग शेंटोंग से संपर्क किया। उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था और उसी से कहा कि उस रात मिले अजनबी की पहचान पता करने में मदद करे। पर फाइट का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था और मूव्स काफी ऑब्सक्योर, इसलिए डेंग शेंटोंग भी शो नहीं हो पाया कि वो लोग कौन थे। झंग यी ने कामली कहा, यह तो आसान है, तुम्हारे पास दुनिया के जितने भी इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स का डेटा है, सब भेज दो, मैं खुद मैच कर लूंगा। डेंग शेंटोंग हंस पड़ा, ओल झंग, तू तो बड़ा लालची निकला। ये सारी इन्फो हाईली क्लासिफाइड है। झंग यी ने आंखें तरेरी, मेरे साथ ये नाटक मत कर। अब मैं तुम्हारे डेंग फैमिली का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं। जल्दी भेजो। डेंग शेंटोंग ने हेल्पलेस होकर शोल्डर्स उचकाए। अब झंग यी डेंग परिवार की बैकबोन था। उसे नाराज करना किसी को पसंद नहीं था। ठीक है, थोड़ी इन्फो मुझे शेंगजिंग से मंगवानी पड़ेगी। शेंगजिंग का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे शार्प था और डेंग फैमिली के वहां के हाई लेवल कॉन्टैक्ट से कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा निकालना मुश्किल नहीं था। कुछ ही घंटों में डेंग शेंटोंग ने सारी क्लासिफाइड जानकारी झंग यी को भेज दी। झंग यी ने अपनी कोर टीम यांग जिंगसन और बाकी लोगों को बुलाया। दरवाजा बंद करके उसने पहली बार उस रात की फुटेज टीम को दिखाई। अब तक उसने ये किसी को नहीं दिखाई थी, क्योंकि तब इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यही एक एविडेंस था जिससे वो उनके आइडेंटिटी तक पहुंच सकता था। झंग यी ने उसी समय डेंग शेंटोंग का भेजा हुआ डेटा होलोग्राफिकली एयर में प्रोजेक्ट कर दिया। टोटल 37 लोग उस लिस्ट में थे।
मतलब डेंग शेंटोंग की जानकारी के अनुसार दुनिया में झंग यी को छोड़कर सेस इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स मौजूद थे। टीम ने बारीकी से डेटा पढ़ा और देखा कि हुएक्सू स्टेट के 3 नाम XUNW, वायु चंगोंग और हा शेंजुओ को तुरंत एलिमिनेट किया जा सकता था। उनकी एबिलिटीज और फाइटिंग स्टाइल्स उस रात देखे गए अजनबियों से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। अब मिस्ट्री नैरोइंग हो रही थी, लेकिन एनिमी बहुत डेंजरस था। झंग यी की आइज में एक चमक थी। जिस दिन डीमन किंगडम का गेट खुलेगा, मैं तैयार रहूंगा, उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। चैप्टर 1310, दुनिया के सबसे ताकतवर लॉग। हुएक्सू कंट्री में अब तक जितने भी इप्सिलॉन लेवल इनह्यूमंस पाए गए हैं, अनमेन सिर्फ 2 ऐसे हैं जिन्हें झंग यी ने कभी देखा नहीं। एक है शेंगजिंका, हो तू ग्वान लोंग्यू, और दूसरा है क्षितिगर्भा शंग दाओवे। यांग जिंगसन ने कहा, हो तू एक छोटी हाइट वाली लड़की है जो उस रात दिखे लोगों के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच नहीं करती। चाहे कोई अपनी बॉडी को डिस्गाइज कर ले, पार उसकी एबिलिटी को छुपाना आसान नहीं होता। शंग दाओवे के बारे में तो और भी कम जानकारी थी, खासकर उसकी पावर्स के बारे में। झंग यी ने उसका नाम पॉइंट करते हुए कहा, इस बंदे के नाम के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। झू कीर ने पूछा, लेकिन बाकी 2 लोग कौन हैं? झंग यी ने कामली जवाब दिया, अगर वो किसी हिडन रीजनल पावर हाउस से नहीं है, तो फिर वो बाहर से आए होंगे। उसने अपनी ठुड्डी को छूते हुए कहा, मुझे लगता है बाहर से ही आए होंगे। एक इप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि चाहे वो जितना भी छुपने की कोशिश करे, दुनिया की नजरों से बच पाना मुश्किल होता है। आजकल तो वैसे भी हर कोई अपनी ताकत दिखाने को तैयार बैठा है। चाहे कोई अपने पत्ते ना खोले, पर यह दिखा तो देगा कि उसके पास कुछ है। यांग जिंगसन ने दोनों तस्वीरें ध्यान से देखी और जल्दी ही अपने माइंड में उनके पैटर्न्स कनेक्ट करने लगी। नियॉन, वहां का नया उभरता हुआ इप्सिलॉन ईविल बॉय। स्टार आइलैंड की लड़ाई के बाद उसने पेलिकन और इजुमो ऑर्गेनाइजेशंस की कमजोरी का फायदा उठाकर राइज किया। अब वो नियॉन का सबसे पावरफुल इनह्यूमन है। फ्रिमॉन्स, वल्कन गॉड दझीबोग, इवानोव, बेतिगन क्रूसेडर्स का कार्डिनल आर्नल्ड ओलेब, ब्रिटानिया के नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का लीडर आर्थर पेंड्रैगन, कोलंबिया, वहां का लॉर्ड ऑफ द ओशन, और जिन डायनेस्टी का इप्सिलॉन। थ्रू आउट यांग जिंगसन ने एक एक करके सबकी जानकारी एनालाइज की। इनमें से कई पुराने जाने पहचाने नाम थे। पार झंग यी समेत बाकी लोग इनमें से ज्यादातर से कभी मिले ही नहीं थे। कई लॉगऑन के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी अधूरी थी, खासकर उनकी एबिलिटीज को लेकर। कई नाम तो ऐसे थे जिनके बारे में बस नाम पता था, पार पावर का अंदाजा भी नहीं था। यांग जिंगसन की आंखों में एक तेज सी चमक आई, जैसे कोई हाई स्पीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा हो। अचानक उसने भौहें सिकोड़ ली, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने हवा में एक वर्ल्ड मैप खोल दिया। सबकी नजरें उधर घूम गई। झंग यी ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ जिंगसन, कुछ मिला? उसने कहा, कुछ बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक संकेत जरूर मिला है। उसने मैप पर स्नोई प्लेटो का एरिया दिखाते हुए कहा, अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट रीजन की करंट सिचुएशन में कोई बाहर की ताकत भी शामिल है। जैसे पाजी जैसिंग ने से मदद मांगी, वैसे ही और चीफ्टन फैमिलीज भी किसी एक्सटर्नल पावर से हाथ मिला सकती है। अगर हम इसे जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो सबसे ज्यादा सस्पिशियस सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है। उसके नम और सफेद उंगलियां स्नो माउंटेन से वेस्ट की तरफ मूव करने लगी। तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो स्नोई प्लेटो के वेस्ट साइड पार जो भारत अलायंस है, वही सबसे सस्पिशियस लगती है। सबने मैप पर देखा और उनकी नजरें वेस्ट साइड के पेनिनसुला कंट्री पर टिक गई, हुएक्सू किंगडम के जस्ट वेस्ट में। मानना पड़ेगा, यांग जिंगसन का विश्लेषण बिल्कुल सटीक था और सबने बिना किसी आपत्ति के सहमति में सिर हिलाया। डूम्सडे के बाद अपने देश के भीतर की जटिल परिस्थितियों के कारण भारत किंगडम ने
अब एक विशाल भरत अलायंस का रूप ले लिया है। ये पूरा राष्ट्र धर्म के चारों ओर विकसित हुआ है, खासकर Han डायनेस्टी के पतन के बाद। नेशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो भारत अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। पॉपुलेशन की बात करें तो उन्होंने दशकों पहले ही हुएक्सू किंगडम को पीछे छोड़ दिया था और आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी उनके पास है। इसलिए डेंग शेंटोंग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अब तक भारत में 5 इप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन्स की पुष्टि हो चुकी है। यांग जिंगसिन ने झंग यी की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, स्नोई प्लेटो क्षेत्र में हमारा भारत के साथ टकराव कभी पूरी तरह रुका नहीं। अब जब दुनिया में अफरात फ्री है तो हो सकता है वो इस मौके का फायदा उठाकर यहां नजर गड़ा दे। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक थी। शायद उनका लक्ष्य सिर्फ ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे की चीजें नहीं है। झंग यी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई, उसकी तलवार सी भौहें ऊपर उठीं और उसकी निगाहों से तीव्र किलिंग इंटेंट झलकने लगा। तुम्हारा मतलब है वो हरामजादे स्नो रीजन पर कब्जा करना चाहते हैं? यांग जिंगसिन ने पूरी शांति से जवाब दिया। अगर उन्हें जरा भी मौका मिला तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। अंकल यू ने गुस्से में सांस खींची, अपनी दोनों भारी बाहें सीने पर मोड़ी और बोले, वो मसाले की बू वाले हरामी कभी हार नहीं मानते। अगर उन्होंने यहां गंदी नजर भी डाली तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। झंग यी ने खुद को संयत किया और शांत स्वर में बोला, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हम इस बार यहां ही सही तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उनकी असली ताकत का अंदाजा लगाएं। ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे की चीजें चाहे डनजोंग को मिले या झंग यी को, फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने ही लोगों के पास रहेंगी। लेकिन अगर कोई बाहरी इस जगह पर नजर डालेगा तो झंग यी को ये बात बर्दाश्त नहीं। यांग सिया ने चिंतित होकर भौहें सिकोड़ ली। लेकिन स्थिति अब काफी जटिल हो गई है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि स्नोई प्लेटो में कुछ लोगों ने बाहरी शक्तियों से सांठगांठ की है। झंग यी ने उसी शांत स्वर में कहा, तो फिर उन्हें मिटा दो। इस एक वाक्य का मतलब साफ था, उन परिवारों के लिए मौत का फैसला। झंग यी ये समझ सकता था कि वो जीना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में लाना नहीं आता। जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इस घटना के खत्म होते ही जो भी बाहरी ताकतों के साथ मिले होंगे उन्हें मरना ही होगा। या तो झंग यी के हाथों मरेंगे या झंग यी पूरे क्षेत्र को साथ लेकर उन्हें खत्म करेगा। इस विषय पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर यांग जिंगसिन ने कहा, ठीक है, ये तो बस एक पहलू था। अब मैं दूसरे मुद्दे की बात करना चाहती हूं। वो डेंग शेंटोंग द्वारा दी गई जानकारी की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ रिकॉर्ड्स में भारत के एक नेफ्यू इप्सिलॉन और उसकी एबिलिटीज का जिक्र है। ये जानकारी बैटलफील्ड पर उनकी एक्टिविटी से इकट्ठा की गई है। यांग जिंगसिन ने झंग यी की ओर देखा और कहा, भाई, वो जो गोल्डन कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एलियन था, उसके पास एक गोल्डन होली स्वॉर्ड है और वो एनर्जी रिलीज कर सकता है। ये डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से भारत अलायंस के गरुड़ा से मेल खाती है। गरुड़ा भारत के 8 इमॉर्टल्स में से एक है। ये 8 फिगर्स भारत की इंडिजिनस सेक्स से निकले हुए हैं। बेशक ये भारत के सुप्रीम गॉड्स नहीं है। हर एक ग्रुप का अलग मास्टर होता है। जो लोग भारत मिथोलॉजी से परिचित हैं वो जानते हैं कि उनके 3 मुख्य देव शिवा, ब्रह्मा और विष्णु हैं। लेकिन यांग जिंगसिन के मुताबिक भारत एक डीपली रिलीजियस देश है। वहां लोग त्रिमूर्ति की पूजा दिल से करते हैं, इसलिए कोई उन्हें टाइटल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए गरुड़ा आज भारत के सबसे ऊंचे स्तर के शक्तिशाली लोगों में से एक है। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट. There is no cut in the story. Enjoy. Thanks.